अक्सर साथियों पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी बताया जाता है और वहीं दोस्तों हमें पढ़ने को मिलता है कि शुंग काल में ही भरहुत और सांची के स्तूपों का जो है दोस्तों संवर्धन हुआ, तोरण द्वारों का निर्माण हुआ था बहुत से स्तूपों का। ठीक है दोस्तों, तो आखिरकार इस सबके पीछे माजरा क्या है? क्या पुष्यमित्र शुंग वाकई में बौद्ध विरोधी था या फिर केवल कुछ बौद्ध ग्रंथ पुष्यमित्र शुंग पर जो है बौद्ध विरोधी का जो एक आरोप है वह लादना चाहते हैं? देखिए दोस्तों, जो भी है अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। ठीक है, बहुत सारे इतिहासकार सिद्ध भी करते हैं, आखिर सिद्ध भी होती है बातें, और कहीं ना कहीं दोस्तों बातें जो है थोड़ी कपोल कल्पित भी हमें देखने को लगती है। ठीक है, आज जो है हम अच्छे से जानेंगे दोस्तों, और न सिर्फ ये जानेंगे कि पुष्यमित्र शुंग धर्म सहिष्णु था या धार्मिक रूप से असहिष्णु था, बल्कि दोस्तों हमारा जो मेन उद्देश्य है, इस जड़ी बूटी का जो मेन उद्देश्य है वो है कि इतिहास से जो प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में वह किस प्रकार से आते हैं। प्रश्नों को भी लाया हूं, हाल ही में किस एग्जाम में प्रश्न आया है वो भी लाया हूं, और दोस्तों एक एक बात जो पुष्यमित्र शुंग से रिलेटेड है वो सारी लेकर आया हूं। अगर आप इस छोटी सी वीडियो को दोस्तों देख लोगे तो ये मेरा वादा है कि किसी भी परीक्षा में बैठो पुष्यमित्र शुंग से कोई भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो वो इसी में से आने वाला है, इसी में से आएगा, बिकॉज दोस्तों लगभग सब कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने कवर की है। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। मैं निर्मल सिंह इतिहास की जड़ी बूटी में लेकर आया हूं दोस्तों पुष्यमित्र शुंग, जिसने शाकल के अंदर दोस्तों, शाकल के अंदर एक कथन कहा था कि बौद्ध भिक्षु के एक सिर के बदले 100 दिनारें दूंगा। दोस्तों आपको पता है कि मौर्य काल के अंदर अशोक ने जो है बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार किया, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री है ना महेंद्र और संघमित्रा को जो है दोस्तों श्रीलंका तक भेज दिया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अशोक ने, ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया। ठीक है, बहुत ज्यादा उसे बढ़ावा दिया। धीरे धीरे जो दोस्तों वैदिक संस्कृति है, वैदिक जो संस्कृति है उसका धीरे धीरे क्या होने लगा, पतन होने लगा, और दोस्तों बौद्ध धर्म का जो है क्या होने लगा, विकास होने लगा, बौद्ध धर्म बढ़ने लगा। और इसी की चिंता सताने लगी दोस्तों पुष्यमित्र शुंग को, और इसी ने दोस्तों एक युद्ध के नेतृत्व करते समय अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या करके दोस्तों शुंग वंश की स्थापना करी। और इसी पुष्यमित्र शुंग का काल जो है वह वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया या फिर वैदिक धर्म का पुनर्जागरण काल माना जाता है। दोस्तों एक एक बात जानेंगे, सारी जानकारी जो है पुष्यमित्र को लेकर जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आ जाइए। 184 ईसा पूर्व के अंदर दोस्तों अंतिम मौर्य सम्राट वृहदत्त की जो हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो है दोस्तों वह गद्दी पर बैठता है, शुंग वंश की स्थापना करता है। वृहदत्त जो है दोस्तों वह अंतिम मौर्य सम्राट था, और जो पुष्यमित्र शुंग है वह वृहदत्त का दोस्तों सेनानी या सेनापति होता है। आप एक बात याद रखना दोस्तों, यहां पर मैंने लिखी है कि वृहदत्त को हर्ष चरित्र में, है ना, हर्ष चरित्र जो बाणभट्ट ने लिखी थी दोस्तों, हर्ष चरित्र में प्रज्ञा दुर्बल कहा गया है। प्रज्ञा दुर्बल यानी कि दोस्तों जो अपनी प्रजा के जो कार्य है, प्रजा के कार्यों को सुलझाने में दोस्तों सक्षम नहीं था, अपने प्रजा के कर्तव्यों को पूरा करने में जो सक्षम नहीं था, ऐसा व्यक्ति कहा गया है वृहदत्त को। और ऐसा ही मौके का फायदा उठाकर दोस्तों एक युद्ध के नेतृत्व के दौरान पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों वृहदत्त की हत्या कर दी, और फाइनली दोस्तों शुंग वंश की स्थापना वह कर देता है। राजधानी बनाता है किसको? पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र को दोस्तों राजधानी बनाता है। ठीक है, और जो धीरे धीरे दोस्तों अपने साम्राज्य को क्या करता है, सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे शुंगों की उत्पत्ति की, कि पुष्यमित्र शुंग या फिर हम कह सकते हैं शुंगों की उत्पत्ति कहां से हुई। देखिए दोस्तों एक एक बात जानेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। शुंगों की उत्पत्ति के मत है दोस्तों अलग अलग। यहां पर दोस्तों हर्ष प्रसाद शास्त्री जी बोलते हैं कि जो शुंगों की उत्पत्ति हुई वो पारसिकों से हुई थी, बिकॉज दोस्तों इनके नाम के पीछे ये मित्र लगा हुआ है। देखिए दोस्तों ये नाम के पीछे जो मित्र लगा हुआ है, इस मित्र से जो हर्ष प्रसाद शास्त्री जी है वो क्या अनुमान लगाते हैं कि जो शुंग थे वो पारसिक थे। इसके अलावा दोस्तों बाणभट्ट अनार्य या निम्न जाति मानते हैं। बाणभट्ट क्या बोलता है कि शुंग जो है वह अनार्य या निम्न जाति के थे, क्योंकि दोस्तों बाणभट्ट का कहना है कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपने स्वामी की हत्या कर दी ये तो कोई ना कोई अनार्य ही होगा। इसके अलावा दोस्तों दिव्यावदान में इसे मौर्य वंशी क्षत्रिय कहा गया है। दिव्यावदान जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है उसमें पुष्यमित्र शुंग को दोस्तों क्षत्रिय बताया गया है, और पाणिनि ने इसको जो है भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण कहा है। ठीक है दोस्तों, पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों वह इसे ब्राह्मण स्वीकार करते हैं। और कालिदास ने भी मालविकांगनी मित्रम में दोस्तों इसमें बैंबिक कुल का ब्राह्मण बताया, यानी कि बैंबिक कुल का ब्राह्मण जिसकी गोत्र कश्यप थी, यानी कि कालिदास जो है वह भी ब्राह्मण मत मानते हैं, और दोस्तों पाणिनि जो है वह भी भारद्वाज गोत्रीय से ब्राह्मण मानता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आगे चलकर हम बात करेंगे मालविकांगनी मित्रम की। मालविकांगनी मित्र जिसके जो पात्र है वो मालविका और अग्निमित्र है। ठीक है दोस्तों, अग्निमित्र जो कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है, इसके बाद में वो गद्दी पर बैठता है। और दोस्तों अग्निमित्र किस वंश का था, तो वह बैंबिक वंश से संबंध अग्निमित्र का बताया जाता है। ये हाल ही में आरपीएससी स्कूल लेक्चरर जो 2022 में अक्टूबर में एग्जाम लगा उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हमने बात करी कि अपने ही
जो राजा की हत्या करता है, पाटलिपुत्र को दोस्तों राजधानी बनाता है। उसके बाद में दोस्तों धीरे धीरे जो उत्पत्ति के मत अगर देखें तो कोई जो है इन्हें मानते हैं पारसिक, कोई इन्हें मानते हो दोस्तों क्या मौर्य क्षत्रिय, कोई इन्हें मानते हैं निम्न जातीय अनार्य। लेकिन दोस्तों जो सबसे प्रमाणिक मत है वह है कि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण जाति का, एक भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण था। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहां पर इनकी उत्पत्ति की बात हो जाती है। बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग की कुछ उपलब्धियों के बारे में। आइए दोस्तों देखिए उपलब्धियों में संभवतः, देखिए दोस्तों संभवतः शासक बनने से पूर्व पुष्यमित्र शुंग जो है ऐसा बताया जाता है कि वह मौर्यों के अधीन अवंती का क्या था, अवंती का एक प्रशासक था। देखिए मौर्यों के अधीन तो था ही, क्योंकि दोस्तों बृहदत्त का क्या था, सेनापति था। तो ऐसा माना जाता है कि मौर्यों के अधीन अवंती में वह प्रशासक था। ये बात हमें ये जानकारी कहां से मिलती है, ये मेरुतुंग की थेरावली है, ये मेरुतुंग द्वारा लिखित थेरावली है, उसके अंदर जानकारी मिलती है। संभवतः एक संभावना व्यक्त की गई है कि संभवतः अवंती का जो प्रशासक रहा होगा। चलिए दोस्तों जो भी है ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों समकालीन स्रोतों में पुष्यमित्र शुंग को सेनापति या सेनानी कहा गया है। देखिए दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, शुंग वंश की स्थापना की तो दोस्तों क्या बना, शुंग वंश का पहला राजा बना। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके लिए जो उपाधियों का यूज किया गया है वह सेनानी या सेनापति। समकालीन स्रोत जो है पुष्यमित्र शुंग को सेनानी या सेनापति बताते हैं। इट मींस कि वह तो एक सेनापति ही था, वह किसी साम्राज्य का, किसी नए वंश का जो है निर्माता नहीं था। और दोस्तों वहीं इसका पुत्र है अग्निमित्र, उसके लिए राजा शब्द का उल्लेख किया जा रहा है। इट मींस कि इसका जो राजा था वह अग्निमित्र था, लेकिन पुष्यमित्र जो है वह सेनानी या सेनापति ही था। लेकिन दोस्तों ये बात सच नहीं है, बिकॉज दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ किया था दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने, 2 बार अश्वमेध यज्ञ का जो है उल्लेख मिलता है। इट मींस वह राजा था, एक चक्रवर्ती सम्राट था दोस्तों, एक शक्तिशाली राजा था जिसने जो है अश्वमेध यज्ञ किया। राजा द्वारा ही अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, जिसका पुरोहित खुद कौन था, पतंजलि था। आरपीएससी के अंदर दोस्तों यह भी पूछा गया, हाल ही अक्टूबर में लगा था जो एग्जाम। ठीक है, तो यहां पर क्या है, समकालीन स्रोत मानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग सेनापति या सेनानी कहा गया है। लेकिन दोस्तों पुराणों में उसे सेनानी तथा क्या कहा गया है, महाबल पराक्रम, शक्तिशाली महाबल पराक्रम कहा गया है। जबकि उसके पुत्र अग्निमित्र के लिए राजा की उपाधि का यूज किया गया, यानी कि बेटे के लिए राजा कहा गया है और पिता के लिए सेनानी या सेनापति कहा गया है। लेकिन दोस्तों हम ऐसा नहीं कह सकते कि यह राजा नहीं बना था, राजा बना था दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ किए थे, हमारे पास प्रमाण भी है। और दोस्तों बस हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि यह एक सेनापति ही था, बृहदत्त का सेनापति ही था, तो दोस्तों इसके लिए सेनानी और सेनापति जैसे शब्दों का यूज किया गया होगा। बिल्कुल, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और क्या हुआ। हरिवंश में पुष्यमित्र शुंग को ओदभिज, ओदभिज कहा गया है दोस्तों। ओदभिज यानी कि अचानक उठने वाला, अचानक उठने वाला, जिसने अचानक जो है अपनी शक्ति को क्या किया दोस्तों, संगठित किया, अचानक उठने वाला। ठीक है, याद रखना कि ओदभिज एग्जाम में आता है। ओदभिज किसे कहा गया है, तो दोस्तों किसे कहा गया है, पुष्यमित्र शुंग को कहा गया है। ठीक है, और दोस्तों किसमें कहा गया, तो हरिवंश पुराण के अंदर कहा गया है। घोसुंडी अभिलेख में पुष्यमित्र को सर्वतात का संकर्षण कहा गया है। ठीक है दोस्तों, घोसुंडी अभिलेख में क्या कहा गया है, सर्वतात का संकर्षण। ये कुछ पुष्यमित्र शुंग के अन्य नाम है जो कि अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग लेखों से हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा धनदेव के अयोध्या, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धनदेव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। एग्जाम में सीधा पूछता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ की जो जानकारी है दोस्तों वह हमें मिलती है धनदेव के अयोध्या लेख से। ठीक है दोस्तों, याद रखना पुष्यमित्र शुंग ने अपना घोड़ा छोड़ा था और दोस्तों सिंधु के दक्षिणी तट पर जो है दोस्तों यवनों द्वारा पुष्यमित्र शुंग का जो है घोड़ा पकड़ लिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों फिर युद्ध होता है और युद्ध के पश्चात जो है दोस्तों यवन विजय भी जो है पुष्यमित्र शुंग करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। देखिए प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि जो है, इनके अश्वमेध यज्ञ का क्या हुआ करता था, पुरोहित होता था दोस्तों, याद रखेंगे। देखिए अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो यज्ञ किसी ना किसी पुरोहित के नेतृत्व में ही तो करेंगे। वहीं पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित कौन था दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित था पतंजलि। हाल ही में एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, कौन से एग्जाम में, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2022 अक्टूबर में आयोजित हुआ था, याद रखना। ठीक है, लेकर भी आया हूं, याद रखना दोस्तों। मैं समय समय पर मेरे टेलीग्राम पर पोस्ट बना बना के डालता रहता हूं कि हाल ही में आया गया, बशर्ते उसको न सिर्फ उतना ही डालता हूं बल्कि आसपास की सारी जानकारी भी उसमें डालता हूं। आप पता नहीं क्यों टेलीग्राम में आई हुई पोस्टों को नहीं देखते हो दोस्तों, 1000 से भी ज्यादा बच्चे जुड़े हुए नहीं देखते हो। अभी हाल ही में सेट के अंदर क्वेश्चन आया दोस्तों, मैंने बहुत सारी ऐसी पीपीटियां बना के मेरे टेलीग्राम पे डाल रखी थी, सेट में वैसे के वैसे क्वेश्चन आए हैं। खुद बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, देखो सर आपने ये पोस्ट डाली थी और दोस्तों ये क्वेश्चन सीधा सीधा सर सेट के अंदर आ गया। दोस्तों लाभ उठाया करो हर चीज का। ठीक है, चलिए आ जाइए। याद रखना कि पतंजलि जो है इसके पुरोहित थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ, पुष्यमित्र शुंग के समय विदर्भ युद्ध हुआ था दोस्तों। विदर्भ युद्ध जो है, विदर्भ जो है आधुनिक बरार को कह देते हैं। किसको कह देते हैं, आधुनिक बरार जो है दोस्तों, आधुनिक बरार को जो है दोस्तों विदर्भ कहते थे। ठीक है दोस्तों, विदर्भ का राजा कौन था दोस्तों, यज्ञसेन था। विदर्भ का राजा जो था वह यज्ञसेन था और उसको जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि शुंगों का शत्रु माना गया है। देखिए अग्निमित्र ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को हराया था, यानी कि पुष्यमित्र शुंग अपने पुत्र अग्निमित्र को भेजता है विदर्भ आक्रमण के खिलाफ। और दोस्तों
दोस्तों यज्ञसेन को शुंगों का प्रकृत्य मित्र, याद रखना दोस्तों, प्रकृत्य मित्र यानी कि स्वाभाविक शत्रु कहा गया है ना, स्वाभाविक शत्रु कहा गया है। यज्ञसेन को पुष्यमित्र शुंग का या फिर हम कैसे शुंगों का स्वाभाविक शत्रु कहा गया है दोस्तों, याद रखना है। विश्वामित्र कहा गया है, ठीक है दोस्तों। देखिए ये पुष्यमित्र है, ठीक है, विश्वामित्र नहीं, ये पुष्यमित्र है, याद रखना, ठीक है दोस्तों। पुष्यमित्र के समय में यवन आक्रमण हुआ जिसका उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य, ठीक है दोस्तों, पतंजलि ने जो ग्रंथ लिखा, पतंजलि वही जो कि इसके अश्वमेध यज्ञों का पुरोहित था, याद रखना, महाभाष्य में। इसके अलावा गार्गी संहिता का खंड है, एक युग पुराण नामक खंड है उसमें। इसके अलावा दोस्तों कालिदास का मालविकाग्नि मित्रम नाटक में दोस्तों जानकारी मिल जाती है। कालिदास का ये नाटक है मालविकाग्नि मित्रम। यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, क्वेश्चन सीधा बनता है कि कालिदास द्वारा लिखित नाटक मालविकाग्नि मित्र के अंदर नायक कौन था? तो दोस्तों नायक था अग्निमित्र। मालविका और अग्निमित्र की कहानी, नायक कौन होगा? अग्निमित्र। और अग्निमित्र दोस्तों बैम्बिक वंश से संबंधित है। अग्निमित्र दोस्तों पुष्यमित्र शुंग का जो है क्या है? पुत्र है, याद रखना। तो दोस्तों ये जो जानकारी है यानी कि यवन आक्रमण की जो जानकारी है दोस्तों, वह हमें कहां से मिलती है? वह हमें महाभाष्य से मिलती है, गार्गी संहिता के युग पुराण जो खंड है दोस्तों यहां से मिल जाती है, और कालिदास का जो नाटक है वहां से भी हमें जानकारी मिल जाती है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यवनों ने साकेत, साकेत यानी दोस्तों अयोध्या, सीधा सीधा नाम एग्जाम में आता है कि प्राचीन नाम वर्तमान नाम, प्राचीन नाम वर्तमान नाम, साकेत आएगा सामने आएगा अयोध्या, मिलान करो, सीधा सीधा आता है दोस्तों, पेपरों को उठा के देखा करो, ठीक है। साकेत अयोध्या, वह मध्यमिका चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। यवन जो है दोस्तों बहुत आगे तक पहुंच गए थे। यवनों ने दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि अश्वमेध यज्ञ के अंदर व्यस्त था कौन? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग अश्वमेध यज्ञ के अंदर व्यस्त था, और दोस्तों यहां पर सिंध के दक्षिणी, सिंधु नदी के दक्षिणी तट पर जो है दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के घोड़े को पकड़ लिया जाता है यवनों के द्वारा। उसके बाद दोस्तों क्या होता है? युद्ध होता है, और इस युद्ध के अंदर दोस्तों वसुमित्र, ठीक है, वसुमित्र जो कि इसका क्या होता है? पोता होता है। अग्निमित्र के बाद गद्दी पे बैठता है, उसका पोता होता है, पोते को भेजते हैं। विद्वानों ने यवन आक्रमण किससे बताया? कि ड्रिमेट्रियस था, ठीक है, कि ड्रिमेट्रियस। अधिकतर जो विद्वान है वो क्या मानते हैं? कि ड्रिमेट्रियस आया था इस आक्रमण के दौरान। तो यवन आक्रमणकारी किसे माना है? ड्रिमेटियस को माना है। इधर वसुमित्र ने सिंधु नदी के दाएं किनारे यवनों को क्या किया था दोस्तों? पराजित किया था, ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग का काल, अब देखिए दोस्तों यहां से शुरू होती है पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति, यहां पर अक्सर जो है बहुत सारे जो विद्वानों का मानना है कि बौद्ध धर्म का इतना ज्यादा प्रचार हो रहा था, अशोक ऑलरेडी बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार कर चुका था, है ना। और ऐसा बताया जाता है कि अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वैदिक धर्म जो है वह दबता जा रहा था, और वहीं पुष्यमित्र शुंग जो कि ब्राह्मण था एक प्रकार से, उसने क्या किया? उसने वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के लिए काम किया दोस्तों, बौद्ध धर्म को दबाया, ठीक है। बहुत सारे जो उल्लेख मिलते हैं हमें बौद्ध साहित्यों से ही मिलते हैं कि उसने 84,000 स्तूपों को नष्ट करवाया, ठीक है। उसने जो कुक्कुटराम विहार है उसको भी नष्ट करने का असफल प्रयास किया, ठीक है। उसने बौद्ध भिक्षुओं के एक सर के बदले 100 दिनार देने का वादा किया, ठीक है। बहुत सारी बातें हमें यहां पर देखने को मिलती है। पुष्यमित्र शुंग का काल वैदिक प्रतिक्रिया या वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है दोस्तों, याद रखना, याद रखना। एग्जाम में सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इस पीपीटी को मैं टेलीग्राम पे डेफिनेटली भेजूंगा, बहुत सारी पहले तो नहीं भेजता था, अभी बीच में टाइम नहीं मिलता, इसको डेफिनेटली भेजूंगा दोस्तों, बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट पीपीटी है, ठीक है। चलिए, और ये बहुत सारे स्रोतों से बनाई गई, बहुत सारे स्रोत से बनाई गई, ठीक है। एक स्रोत से नहीं बनाई है, 2-3 स्रोतों से बनाई गई है। इसके अंदर से लगभग चीजें आएगी। अगर पुष्यमित्र शुंग को लेकर क्वेश्चन आएगा दोस्तों, डेफिनेटली चीज इसमें से पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है, हमें हमारी मेहनत पर विश्वास है दोस्तों। हमने पुराने प्रश्नों का बहुत अध्ययन किया है, कैसे प्रश्न उठते हैं दोस्तों। बस आप इस चीज को क्या करें? रेगुलर देखें, फॉलो करें, बाकी आपकी मर्जी है, देखें ना देखें आपकी मर्जी है। मेरा काम है पढ़ाना दोस्तों, आपका काम है पढ़ना। चलिए, मैं मेरा काम बखूबी करूंगा, आप अपना काम करें ना करें दोस्तों, वो आपकी मर्जी है। करोगे तो फायदे में ही रहोगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट। आओ भाई, बौद्ध ग्रंथ। अब देखिए दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान क्या कहता है? बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान तथा तिब्बती इतिहास का दोस्तों तारानाथ है। तारानाथ याद रखना, सीधा पूछते हैं कि तारानाथ ने जो ग्रंथ की रचना की थी तंगीर कंगीर, वह किस चीज का है? लगभग बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, ठीक है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के जो ग्रंथ है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान तथा तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का घोर शत्रु तथा स्तूपों और विहारों का विनाशक बताया। देखिए दोस्तों, एक चीज यहां पर याद रखना कि ये पुस्तक कौन सी है ना, दिव्यावदान है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये क्या बता रहे हैं? पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का शत्रु बता रहे हैं दोस्तों, और स्तूपों का और विहारों का क्या बता रहे हैं? एक प्रकार से नष्ट करने वाला बता रहे हैं। देखिए, दिव्यावदान के अनुसार दोस्तों पुष्यमित्र शुंग जो है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों, बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवा दिया था, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने लोगों से पूछा, पुष्यमित्र शुंग ने लोगों से पूछा कि अशोक की प्रसिद्धि का कारण क्या है? अशोक इतना प्रसिद्ध क्यों है? तो लोगों ने बताया कि अशोक ने बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा जो है हम कह सकते हैं उस पर बहुत ज्यादा बल दिया, और बौद्ध धर्म के लगभग 84,000 स्तूप बनाए, अकॉर्डिंग टू दिव्यावदान। हम दिव्यावदान के अनुसार कह रहे हैं दोस्तों, जिसके अंदर लिखी गई ये बात।
पुष्यमित्र शुंग ने लोगों से पूछा कि अशोक की प्रसिद्धि का कारण क्या है। तो लोगों ने कहा कि उसने 84,000 स्तूप बनाए। तो पुष्यमित्र शुंग ने कहा अगर अशोक ने 84,000 स्तूप बना के प्रसिद्धि पाई तो मैं इन्हीं 84,000 स्तूपों को नष्ट करके प्रसिद्धि पाऊंगा। ठीक है, ये बात मिलती है दोस्तों किसमें, दिव्यावदान के अंदर। ठीक है दोस्तों, अभी आगे बात करूंगा मैं, ठीक, डेफिनेटली। देखिए दोस्तों, आप एक बात याद रखें, चलिए आगे बताऊंगा मैं आपको क्या बात है, एक बार तो इसको समझ लो। चलिए, तो इस प्रकार इसने निर्मित करके प्रसिद्धि पाई और पुष्यमित्र शुंग ने कहा कि मैं इनको नष्ट करके प्रसिद्धि पाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा और देखिए क्या क्या काम किए। देखिए यहां पर दोस्तों पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र स्थित कुक्कुटराम विहार को नष्ट करने का असफल प्रयास किया। दोस्तों असफल प्रयास, यानी कि यहां पर पाटलिपुत्र के अंदर जो कुक्कुटराम विहार था, ठीक है, बौद्ध विहार था, उसको भी नष्ट करने का प्रयास किया था पुष्यमित्र शुंग ने, लेकिन असफल कैसे रहा। ऐसा बताया जाता है कि पुष्यमित्र शुंग जब कुक्कुटराम विहार को नष्ट करने गया तभी अचानक से एक गर्जना होती है। दोस्तों एक गर्जना होती है, एक प्रकार से जो है पुष्यमित्र शुंग घबरा जाता है उस गर्जना को सुनकर, है ना। वो सोचता है कि यार ये प्राकृतिक प्रकोप सा कैसा लग रहा है, ये गर्जना कैसी है, घबरा जाता है और वहां से वह चला जाता है ना, घबरा जाता है। कई बार अपने किसी जो है सुने किसी घर में जाए, किसी सुने किसी जो काफी लंबे समय से दोस्तों बंद पड़ा है, खंडर पड़ा है, उसमें जाए, उसमें हल्की सी भी आवाज आ जाए ना दोस्तों तो अपने भी पसीने छूट जाते हैं, है ना। तो हो सकता है वहां गया था और दोस्तों क्या हो जाता है, वह घबरा जाता है, ठीक है, घबरा जाता है और वापिस आ जाता है, तो असफल प्रयास किया। इसके अलावा दोस्तों पुष्यमित्र ने शाकल, शाकल दोस्तों सियालकोट, शाकल क्या है दोस्तों, सियालकोट, सियालकोट दोस्तों पाकिस्तान वाला, शाकल में घोषणा की, क्या घोषणा की कि जो मुझे एक भिक्षु का सर देगा मैं उसे 100 दिनार दूंगा। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा दोस्तों, ये घोषणा कौन करता है, पुष्यमित्र शुंग करता है। और इस कथन से हम कह सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो है वह बौद्धों का क्या था, बौद्धों का क्या था दोस्तों, शत्रु था, जैसा कि तारानाथ और दिव्यावदान मानते हैं। लेकिन दोस्तों आगे और भी कुछ ऐसे काम है जो ये भी दर्शाएंगे कि शुंगों ने जो है बौद्धों के लिए बहुत से काम भी किए। अब देखिए दोस्तों, ये कोटेशन किसका है दोस्तों, याद रखना, थंबनेल पे मैंने इसीलिए लिखा ताकि आपको पुष्यमित्र शुंग का कोटेशन याद रहे, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये कोटेशन कथन किसका है, तो पुष्यमित्र शुंग का है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या है। जी आर शर्मा के अनुसार घोषिताराम विहार को पुष्यमित्र शुंग ने जला दिया था। ठीक है दोस्तों, ये कौन है, जी आर शर्मा है, जो कि एक इतिहास विभाग के ही प्रोफेसर है दोस्तों प्रयागराज के अंदर। वो क्या मानते हैं कि जो घोषिताराम विहार उसको पुष्यमित्र ने क्या किया था, जला दिया था। इसके अलावा बरहुत की एक वेष्टिनी पर सुंगन रजे खुदा हुआ है। अभी इतने सारे मत हमने देख लिए कि उसने ये किया, उसने ये किया, बौद्धों का ये करवाया, 84,000 स्तूप नष्ट करवाया, ठीक है, कुक्कुटराम विहार को नष्ट करने का प्रयास किया, घोषिताराम खराब कर दिया, है ना। तो कहने का मतलब हमने इतने सारे मत सुने, अब कुछ ये भी सुन लो, अब कुछ ये भी सुन लो कि उसने किया गया। देखिए दोस्तों, बरहुत की एक वेष्टिनी, वेष्टिनी दोस्तों या फिर हम कह सकते हैं वेष्टिनी, जो रेलिंग होती है, रेलिंग, है ना, स्तूप की जो रेलिंग होती है, रेलिंग, रेलिंग को वेष्टिनी कहते हैं, ठीक है। तो रेलिंग लिख देता हूं मैं, रेलिंग, ठीक है। रेलिंग पर क्या लिखा हुआ है, सुगन रंजे, सुगन रंजे खुदा है, सुगन रंजे यानी कि शुंग, यानी कि शुंग के राज में, शुंग के राज्य में, शुंग के राज्य काल में, यानी कि यहां पर जो कार्य हुआ वो शुंग काल में हुआ, शुंग के राज्य, शुंगों के राज्य काल में हुआ। क्या लिखा, सुगन रंजे, बरहुत। इसके अलावा देखो दोस्तों, शुंग काल में सांची के स्तूप का पाषाण द्वारा संवर्धित कर उसका आकार बढ़ाया गया था। अब बताओ भाई, एक तरफ जो ग्रंथ बता रहे हैं कि वो बौद्धों का क्या था, विरोधी था, और एक तरफ दोस्तों यहां पर हम देख रहे हैं कि शुंग काल के अंदर जो है बौद्ध विहारों का, सांची का जो स्तूप है दोस्तों, बौद्ध स्तूप है सांची का, उसका जो है संवर्धन किया जा रहा है, उसका आकार बढ़ाया जा रहा है। यहां पर बरहुत के स्तूप पर लिखा हुआ है कि सुगन रंजे, यानी कि शुंग के राज्यकाल में, ठीक है, तोरण द्वार भी बने, आगे चलकर हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, बरहुत व बोध गया के स्तूपों पर तोरण द्वारों का निर्माण भी शुंग काल में हुआ। ठीक है, इसको हटा दो, स्तूपों पर रख, है ना। तो बरहुत व बोध गया के स्तूपों पर दोस्तों तोरण, तोरण यानी कि उसका मुख्य द्वार, जो मंदिर का जो मुख्य द्वार होता है उसको तोरण बोलते हैं, ठीक है। एक विवाह में तोरण होता है तलवार लगा के, है ना, यहाँ पर ये मंदिर के मुख्य द्वार को तोरण द्वार बोलते हैं दोस्तों। तो तोरण द्वार का निर्माण भी शुंग काल में हुआ था। तो देखिए दोस्तों, शुंग काल, और ऐसा नहीं कि एक दिन में ये बन जाते थे, इसमें काफी एक कुछ खुद इतिहासकार बोलते हैं कि इसमें समय लगता था, लगभग 100 वर्ष लग जाते थे पूरे मंदिर को, पूरे स्तूपों को इनको बनाने में। बहुत सारे शासक आए, बहुत सारे शासक गए। इट मींस कि जो हम पुष्यमित्र शुंग को धार्मिक रूप से दोस्तों हम कह रहे हैं कि यह बहुत ज्यादा असहिष्णु था, धार्मिक रूप से कट्टर था, वहीं कहीं ना कहीं ये जो हमें प्रमाण है, ये प्रमाण हमें क्या कहते हैं कि नहीं, उसने कुछ काम किया था बौद्ध धर्म के लिए भी, ठीक है, स्तूपों का निर्माण करवाया, तोरण द्वार बनाए दोस्तों। इट मींस कि वह इतना ज्यादा कट्टर नहीं था। यहाँ पर इतिहासकारों का मत यह है कि जितने भी ग्रंथ पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध विरोधी बताते हैं, जितने भी ग्रंथ पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध विरोधी बताते हैं, जैसे कि हम चाहे दिव्यावदान की बात करें दोस्तों, चाहे हम बात करें तारानाथ की, ये दोनों ही क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी कि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी बताने वाले खुद बौद्ध ग्रंथ ही हैं। और दोस्तों आपको यह मालूम होना चाहिए कि बौद्ध ग्रंथ जो है अपनी कपोल कल्पित बातों को और छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर जो है लिखने के अंदर दोस्तों जाने जाते हैं। अक्सर इतिहासकार मानते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में जो लिखा है वो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कपोल कल्पित रूप से लिखा गया है। तो जिस प्रकार से ये लिखा गया है शायद उस प्रकार का वैसा ना हो, छोटी बात का बतंगड़ बनाकर दोस्तों बौद्ध ग्रंथों में लिखा गया है, ऐसा मानते हैं काफी इतिहासकार। ठीक है, ये मैं मेरे व्यू नहीं रख रहा हूं दोस्तों, ये इतिहासकारों के व्यू है, किताबों में छपे हैं, विश्वास ना हो तो आप जाके खोल के किताबों को पढ़ लीजिए। ठीक है,
बिल्कुल हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, तर्क वितर्क कर रहे हैं कि क्या इसने ऐसा किया या नहीं किया, किया तो क्यों किया और नहीं किया तो फिर क्या कारण था। ठीक है दोस्तों, चलिए पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया था और दोस्तों 148 ईसा पूर्व, यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों 184 ईसा पूर्व के अंदर दोस्तों वृहदत्त की हत्या करता है और लगभग 36 माइनस कर दोगे तो 148 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। उसके बाद में जो है अग्निमित्र आ जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि अंतिम कौन था। अक्सर पुष्यमित्र, अक्सर दोस्तों शुंग वंश से पूछा जाता है कि भाई अंतिम कौन था, अंतिम शासक कौन था, देवभूति। हाल ही में दोस्तों एमपेट का एग्जाम लगा जेएनवी, ठीक है, जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन आया था। देखिए हम तो सारे पेपर देखते हैं, चाहे जोधपुर के अंदर हो, चाहे पीएचडी का हो, चाहे कोई भी हो, हमें तो क्वेश्चन देखने नए नए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ था कि देवभूति जो है, यानी कि पूछा गया था शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, दोस्तों देवभूति है। ठीक है, याद रखना है। अभी देखिए दोस्तों आगे आपको कुछ प्रमाण दिखाते हैं। देखिए दोस्तों पुष्यमित्र शुंग द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ किसने संपादित करवाया था, दोस्तों आरपीएससी, दोस्तों आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये रहा पतंजलि। देखिए दोस्तों हाल ही में लगा है, ऐसा नहीं कि मैं 10 साल पुराना पेपर लेके आ रहा हूं, हाल ही में लगा है दोस्तों, क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन दोबारा आएगा, घूम फिर के आएगा, सीधा ऐसे आ जाएगा। धनदेव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित कौन था, बस घुमा के दे दिया, बात तो वही है। या फिर सीधा दे देगा पतंजलि ने किस शासक के जो अश्वमेध यज्ञों का पुरोहित बना, पतंजलि, पुष्यमित्र शुंग। बात एक ही है दोस्तों, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, छुरा खजूर के ऊपर, छुरा जो है वो मतीरे के ऊपर गिरे, मतूरे छुरे के ऊपर गिरे, बात एक ही है, कटना कौन है, मतीरा ही कटना है। तो कहने का मतलब दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ दे देगा, घुमा फिरा के दे देगा और आप हो जाओगे बावड़े। ऐसा नहीं होना है दोस्तों, क्वेश्चन यही आते हैं इतिहास के अंदर दोस्तों, फिक्स गिनती के 20-25 हजार क्वेश्चन है, घूम घूम के आते रहते हैं, बस देखना क्वेश्चन। ठीक है, आया है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आओ निम्नलिखित में से किसका संबंध बैम्बिक वंश है, दोस्तों आरपीएससी, आरपीएससी दोस्तों 2022 स्कूल लेक्चर। ठीक है, अग्निमित्र, निम्नलिखित में से किसका संबंध बैम्बिक वंश है, खुद कालिदास का नाटक है दोस्तों मालविकाग्निमित्रम, जिसका नायक है अग्निमित्र। सीधा क्वेश्चन पूछता है नायक कौन है, अग्निमित्र। और दोस्तों इसके अंदर कालिदास जो है दोस्तों वो कश्यप गोत्र के बैम्बिक वंश ब्राह्मण से संबंधित बताते हैं इन वंशों को, अग्निमित्र को, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल। बाकी गौतमी पुरुषार्थकर्णी को आप जानते हैं दोस्तों सातवाहन वंश के अंदर, कनिष्क को आप जानते हैं दोस्तों कुषाण के अंदर, ठीक है दोस्तों, रुद्र ब्राह्मण को आप जानते हैं दोस्तों शक शासक। ठीक है, तो बचा कौन, अग्निमित्र, है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये देखिए शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था, दोस्तों ये लगा एमपेट का एग्जाम, कब लगा दोस्तों, यही 24 तारीख, 24 मार्च, 24 मार्च 2023। लो भाई इसी साल का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों जो वंश थोड़ा कम होता है, जिसका इतिहास थोड़ा कम होता है, तो उसके अंतिम शासक के बारे में पूछते हैं। इसका अंतिम शासक कौन था, इसका संस्थापक कौन था, इसका अंतिम कौन, संस्थापक कौन, है ना। हम देखते हैं दोस्तों मौर्योत्तर काल के अंदर मुख्य रूप से शुंग काल आया, कण्व वंश आया और दोस्तों आंध्र सातवाहन वंश आए, इनके बाद में कण्व वंश आ जाएंगे। ठीक है, इनसे लेके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, याद रखना। मैं क्वेश्चन भी लाया हूं यार, सब कुछ लाया हूं, ये लो देवभूति। चलिए ठीक है, अब आगे, ये है पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य दोस्तों, दिख रहा है ना साम्राज्य। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सिंधु नदी, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रही होगी रुकिए एक मिनट, हाँ ये देखिए यहां से लेके, यानी ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा इतना इतना, ठीक है, नहीं दिखेगा तो पीडीएफ भेज दूंगा उसमें देख लेना। ठीक है, इतना इतना जो एरिया दोस्तों, ये देखिए ये इतना इतना जो एरिया दोस्तों, ये यवनों के अधिकार में आ गया था। मिनांडर के मिनांडर का शासन था इतने एरिया पर। ठीक है, मिनांडर है ना, यवन राजा था दोस्तों, सोने के सिक्के चलाते हैं इंडिया के अंदर, लेख युक्त सिक्के चलाते हैं यवन हिंदुस्तान के अंदर, मैंने पढ़ाया था आपको, आज सिक्के वाले टॉपिक में देख लेना। ठीक है, तो इतना इतना एरिया जो दोस्तों वो किसका हो गया था इस समय में दोस्तों, इतना इतना एरिया पर दोस्तों कौन आ जाते हैं, यवन आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंधु नदी के दाएं तट पर जो है दोस्तों आक्रमण किया जाता है। ठीक है, चलिए इतना मैंने आपको बताया, बाकी पूरा एरिया है ये अवंती है। ठीक है, अवंती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है विदिशा दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों ये कुछ जो है महाजनपद काल के नाम है, आपको दिख रहे हैं, देखो कौशल है, वत्स है, काशी है। ठीक है दोस्तों, और ये पूरा जो है एक प्रकार से ये अश्मक है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा साम्राज्य जो है पुष्यमित्र शुंग के समय का आपको दिखाया हुआ है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, विदिशा का जो है धीरे धीरे विदिशा का महत्व बढ़ता चला जाता है, यानी कि जो शुंग काल है उसके अंदर पाटलिपुत्र राजधानी होती है, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर विदिशा का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, विदिशा का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, याद रखेंगे। चलिए ये रहा कलिंग दोस्तों अशोक का। ठीक है, जहां पर अशोक ने जो है कलिंग युद्ध किया था, एकमात्र युद्ध किया, उसके बाद में जो दोस्तों उसका हृदय जो है गदगद हो जाता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है, बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करता है। और दोस्तों फिर यहाँ पर ये आ जाते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट। आओ देखो मैंने अपने ग्रुप के अंदर डाली, ये पोस्ट मेरे ग्रुप की है। ठीक है, देख लो, जब क्वेश्चन आने से पहले के भी ये क्वेश्चन आया था उसके बाद की डाली हुई है मैंने, हाथों डाल देता हूं, कोई भी क्वेश्चन आता है हाथों डालता हूं। देखिए पढ़ लेते हैं इसमें भी क्या है। अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी, बात हो गई दोस्तों। पुष्यमित्र को ओध बीज अचानक उठने वाला और घोसुंडी अभिलेख जो उसमें सर्वतात का संकर्षण कहा गया है, बात हो गई थी दोस्तों। धनदेव के अयोध्या अभिलेख वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, 2 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। और दोस्तों क्वेश्चन आया था राजस्थान स्कूल लेक्चर के अंदर, क्या पतंजलि उनके अश्वमेध यज्ञ क्या था, पुरोहित था। ठीक है, इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मणवादी थे
दोस्तों याद रखना, इनको जो है भारद्वाज गोत्रीय दोस्तों ब्राह्मण बताया गया है। ब्राह्मणवादी थे, उनके काल में वैदिक धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा बढ़ी, उनके काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। दोस्तों बात हो चुकी है, सारी बात समझा चुका हूं। मैंने एक पोस्ट नहीं दोस्तों, दो पोस्ट डाली है। देखो ये देखो, एक और पोस्ट डाली है मैंने, क्या डाली है? पुष्यमित्र शुंग पर बौद्ध धर्म का शत्रु, साफ लिखा है। ये देखो, पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का शत्रु और उत्पीड़क बताया गया है, ठीक है, इतिहास में बताया गया है। दिव्यावदान के अनुसार अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को उसने नष्ट करवाया था। दोस्तों बात हो गई है। उसने एक भिक्षु के सर के बदले 100 दिनार की बात कही थी दोस्तों, साकल के अंदर, ठीक है। यानी कि यह आगे तक बढ़ता है दोस्तों और शाकल तक पहुंचता है। शाकल जाके क्या बोलता है कि मुझे एक बौद्ध भिक्षु के बदले मैं क्या दूंगा? 100 दिनार दूंगा, ठीक है। एक बौद्ध भिक्षु के सर के बदले 100 दिनार दूंगा, ठीक है। उसने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को भी नष्ट करने का असफल प्रयास किया दोस्तों। असफल यानी कि वहां पर अचानक से गर्जना हुई, गर्जना को देख के वह घबरा गया, ठीक है दोस्तों, और चला गया वहां से। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने नोट भी डाला है कि हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि शुंग काल में सांची और भरहुत स्थित स्तूपों का परिवर्धन और संरक्षण भी किसने किया था दोस्तों? वह भी शुंग काल के अंदर ही हुआ था। पुष्यमित्र शुंग को देखो दोस्तों, ये लाइन सुनो, पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही घोषित करने वाले सभी साक्ष्य बौद्ध ही है। यानी कि बौद्ध ही है सभी साक्ष्य। बाकी जो साक्ष्य है दोस्तों उसमें इतना बौद्ध द्रोही नहीं बताया जाता, लेकिन दोस्तों जो ज्यादातर जो साक्ष्य है वो बौद्ध ही है, ठीक है। वास्तव में वह धार्मिक सहिष्णु था। धार्मिक सहिष्णु था कि हम कैसे कह सकते हैं दोस्तों? हम कह सकते हैं कि उसने जो है स्तूप हो गए, भरहुत के स्तूप हो गए, सांची के स्तूप हो गए, इनमें भी जो है काम करवाया था, ठीक है। तो ये कुछ बातें जो दोस्तों हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यह जो हमारा लेक्चर था, यह लेक्चर था दोस्तों किसको लेकर? यह लेक्चर है दोस्तों पुष्यमित्र शुंग को लेकर। पुष्यमित्र शुंग से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो उसने अश्वमेध यज्ञ किए, तो वहां पुरोहित कौन था। एक दोस्तों अग्निमित्र को लेकर क्वेश्चन आ जाता है, एक अंतिम शासक आ जाता है। एक पूछ लेते हैं कि भाई अश्वमेध यज्ञ की जानकारी कहां से मिलती है। दोस्तों आपको किसी भी तरफ से कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों, आपको याद रखना है, आपको अच्छे से डेफिनेटली तैयार होना है। और ये पुष्यमित्र शुंग को पूरा कवर कर रहा है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अब बाकी अगर ढंग से देखोगे तो आने वाले एग्जाम में आपको दिख जाएगा, ठीक है। और बाकी दोस्तों जानकारी अच्छी लग रही तो यार थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, आलस मत किया करो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम आपके लिए मेहनत करें, थोड़ा आप भी करो यार, ठीक है। मिलकर ही तो होते हैं काम। चलिए दोस्तों जो भी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।